तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं भाग्य का उदय का स्थान। भाग्य के उदय का स्थान कहाँ होगा, मतलब देश में होगा या विदेश में होगा। देश और विदेश का तात्पर्य ये है, इसका मतलब ये है कि जन्म कुंडली के बेसिस पर जातक जहाँ जन्म लिया उस जन्म स्थान में उसका भाग्य उदय होगा, या उसका जो कार्यक्रम होगा पूरे लाइफ का, जो भाग्य से रिलेटेड अपना कार्यस्थल जो होगा वो देश में होगा या विदेश में होगा, है ना। तो इस विषय पर हम लोग डिस्कस करते हैं। कोई विचार व्यक्त करना चाहते हैं कि आखिर जातक का जन्म देश में होगा या विदेश में। तो सबसे पहले हम इसका विचार कैसे कैसे करेंगे, तो इस बात पर आते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक जन्म कुंडली का विचार करने के लिए एक जन्म कुंडली चार्ट होना समझने के लिए ज़्यादा बेटर है। तो मैं एक लग्न कुंडली बना लेता हूँ। इसमें मैं वृक्क लग्न का बना रहा हूँ। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। इसमें कोई ग्रह भी हम बैठाते हैं, जैसे बुध, बृहस्पति, शुक्र। इसमें राहु और सूर्य, इसमें शनि और केतु, है ना। इसमें मंगल, यहाँ चंद्रमा। इस तरह से हम सभी 9 ग्रह को अब कुंडली में बैठा देते हैं और इसमें विश्लेषण करते हैं कि क्या इस कुंडली के इस जातक का आखिर कहाँ भाग्योदय का स्थान होगा। तो चलिए अब हम इस पर विचार करते हैं। तो जैसा कि है, आप जानते हैं, ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि राशि और ग्रह, ये चर और अस्थिर का जो विचार होता है वो कैसे होता है। तो देखिए, शुक्र, पहले तो ये बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। शुक्र, चंद्र और बुध, ये जो है ये है क्या, ये है चर ग्रह। अब आप जानते हैं कि इन सभी में से ये 3 को मैं फाइंड आउट कर दिया, तो बाकी क्या हुआ, अन्य ग्रह जो है ना। अन्य ग्रह क्या हो गया, अन्य ग्रह है वो अस्थिर होता है। ये तो बेसिक नॉलेज, चलिए ये हो गया जिसका कि ज़रूरत होगा इधर आने, जब हम डिस्कस करेंगे तो इसमें इसका भी विचार होगा। उसी तरह से आप राशि में भी जानते हैं कि चर, अस्थिर और द्विस्वभाव, इसका भी विचार किया जाता है ना। तो राशि की बात कर लें थोड़ा, कि राशि को भी आप समझिए कि 3 प्रकार का होता है, चर, अस्थिर और द्विस्वभाव। तो चर, अस्थिर, द्विस्वभाव अगर आप करते चले जाएं तो ये सभी राशि को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो राशि टोटल 12 होता है, उसमें काउंटिंग सिर्फ ये करना है कि चर, अस्थिर, द्विस्वभाव, मतलब मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। इसी तरह से आप काउंटिंग करते जाएं, चर, अस्थिर, द्विस्वभाव, है ना। तो अब बात आती है कि ये दोनों जानकारी होने के बाद, मतलब सभी ग्रहों का चर और अस्थिर की स्थिति क्या है, और सभी राशि के बारे में बेसिक कंसेप्ट ये होना चाहिए कि चर, अस्थिर, द्विस्वभाव का ये कंसेप्ट हो गया। तो ये 12 है, टोटल को काउंटिंग कर लेंगे, वो आएगा आगे। चलिए वो हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ में ये भी विचार चलता रहेगा। तो ये जो शुक्र, चंद्र और बुध है ना, ये शीघ्रगामी, मतलब बहुत इफेक्टिव होता है ना, बहुत जल्दी प्रभाव देता है। तो इसको शीघ्रगामी ग्रह भी कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में, इसलिए इनको चर ग्रह कहा गया है। और जो स्थिर ग्रह कहलाते हैं, मतलब इसके अलावा वो अस्थिर में ही आते हैं। जातक का लग्न चर राशि का हो, है ना। जैसे मान लीजिए अब चर, अस्थिर, द्विस्वभाव जो हम बात कर रहे थे ना, तो चलिए यहाँ से क्या होगा कि मेष, वृष है ये, तो ये क्या है, चर, अस्थिर, तो अस्थिर हो गया ये, है ना। ये लग्न कौन सा हो गया, तो स्थिर हो गया। तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे कि यदि कोई जातक का लग्न चर राशि हो, और मतलब ये है ना, चर राशि का हो, और लग्न चर राशि में होकर चर ग्रह से दृष्ट हो, तो जातक प्रायः विदेश में उसका भाग्य उदय होने का ये माना जाता है।
तो चलिए इसमें अगर हम बात करें कि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, तो सबसे पहला फार्मूला ये हुआ कि यदि जातक का लग्न का हो तो मान लीजिए लग्न चर हो गया, और फिर लग्नेश भी है ना, लग्न का विचार, लग्नेश का विचार, और ये दो बात आ गई कि मान लीजिए ये भी है चर और लग्नेश भी चर ग्रह से दृष्ट भी हो। लग्नेश यदि जातक का लग्न चर राशि में है, ठीक है जी, और लग्नेश चर राशि में हो, मतलब इस भाव का स्वामी मंगल शुक्र है ना, तो ये शुक्र कहाँ है, यहाँ है। तो मान लीजिए ये भी हमें देखना है कि चर अस्थिर द्विशो भाव, चर अस्थिर द्विशो भाव, चर अस्थिर द्विशो भाव और चर, ये चर राशि में चलिए ऐसे है, मतलब मंगल शुक्र कहाँ है, तो चर राशि में है। तो इस तरह से आपको देखना है कि लग्न का स्वामी क्या है और लग्नेश है ना जिस घर में बैठा है उसका स्वामी कौन है ना। तो दो कंडीशन हो गया है ना, और लग्नेश की भी बात होगी। अब क्या है कि ये दोनों कंडीशन है, लग्न चर का हो, लग्नेश चर हो, और दृष्टि है ना, और उस लग्नेश जिस राशि में है उस पर अगर दृष्टि भी हो चर ग्रह का है ना, ये दृष्टि किसका होगा, तो ये ग्रह का होगा है ना। तो अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो इसका क्या हो जाएगा विचार, ये विदेश में ऐसे जातक का भाग्योदय होगा। लेकिन इसी प्रकार यदि लग्न मान लीजिए स्थिर है ना, क्या है, स्थिर, चलिए जी स्थिर हो गया, लग्नेश भी क्या हो गया, स्थिर है ना, समझने के लिए ऐसे। और उसी तरह से अगर लग्न और लग्नेश स्थिर राशि में है और उस पर स्थिर ग्रह की दृष्टि हो है ना, तो यहाँ पर क्या है कि स्थिर का दृष्टि भी हो है ना, स्थिर ग्रह का दृष्टि हो, तो ये अस्थिर ग्रह का दृष्टि हो तो ये क्या हो जाएगा, देश में होगा। अब ये समझने वाली बात है कि जिस देश में जातक, जिस राज्य में जातक जन्म लिया वहीं पर उसका भाग्योदय स्थान होगा। अब बात आती है एक कंडीशन ये कि एकादशेश जिस राशि में और एकादस्थ राशि की जो दिशा हो है ना, एकादशेश जिस राशि में है, ये राशि जिस राशि में है, और एकादस्थ है ना जिस राशि में है। तो अगर मान लीजिए कि एकादशेश जिस राशि में है या फिर एकादशस्थ है ना जिस राशि में है उसका जो दिशा होता है ना, ये क्या है, तो दिशा में आप जानते हैं कि दिशा सभी राशि का अपना दिशा होता है, जैसे पूरब, दक्षिण है ना, पश्चिम, उत्तर, ये चार हुआ, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, इसी तरह से घूमते जाता है ना। तो ये आप राउंड लगाते रहिए और उसको दिशा आप पहचानते रहिए है ना, तो दिशा पहचान सकते हैं आप। तो अब बात आती है कि एकादशेश जिस राशि में हो, मतलब कौन सा राशि है ना, जिस राशि में है वो देखना होता है, और उस राशि मतलब इस राशि का दिशा कौन सा है ना, तो उसी दिशा में जातक का भाग्योन्नति होने का मीन्स विचार किया जाता है। तो एक तो बात हो गई लग्न, लग्नेश और उसका दृष्टि, फिर उसमें चर अगर आया तो विदेश, स्थिर आया तो देश में ही, और उसके बाद एकादशेश जिस राशि में है और एकादशस्थ है ना जिस राशि में बैठा है उसका दिशा जानना होगा है ना। तो राशि का दिशा आप समझ रहे हैं कि कैसे होता है। तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि यदि किसी की कुंडली में केवल चर ग्रह का ही योग पाया जाता है, तो जैसा कि हम डिस्कस कर रखे हैं, तो यह अवश्य मतलब अनुमान करना चाहिए कि जातक की उन्नति चर वाले में विदेश में ही होगा, स्थिर वाले में देश में ही होगा। इसी तरह से दूसरा कंडीशन और भी हम डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए कि द्वादशेश है ना,
द्वादशेश क्या है? तो द्वादशेश पाप युक्त है, मान लीजिए पाप ग्रह से, है ना, युक्त है। और मतलब व्यय स्थान में पाप ग्रह का योग व दृष्टि रहने से जातक देशाटन करता है। तो द्वादश में मान लीजिए क्या है, द्वादश में कोई पाप ग्रह भी है, मान लीजिए कि द्वादश में कोई पाप ग्रह भी है, पाप ग्रह है सॉरी, और व्यय स्थान वही होता है, द्वादश स्थान नहीं, है ना। तो मान लीजिए कि व्यय स्थान में पाप ग्रह का कोई योग या उस पर कोई दृष्टि भी पड़ता हो, है ना। तो पाप ग्रह स्थित हो या फिर क्या उसका दृष्टि भी हो, है ना। तो दृष्टि से भी असर होता है उसका, है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ये विदेश यात्रा करता रहेगा, है ना, इधर उधर घूमेगा, ऐसा विचार होना चाहिए। सो व्यय स्थान का स्वामी और शनि द्वारा ये होता है कि जो व्यय स्थान का स्वामी और शनि द्वारा मतलब दूर भ्रमण का विचार किया जाता है। तो मान लीजिए ये ध्यान में रखने वाली बात है कि शनि भी ऐसे ही कराते हैं और व्यय स्थान का स्वामी कौन है उस पर भी विचार हो सकता है। इसी कारण द्वादश में चर ग्रह रहने से, है ना, और द्वादश राशि चर ग्रह का मीन्स बोध कराने वाला हो अगर, है ना, मीन्स चर राशि से ही संबंधित हो, या फिर द्वादश स्थान में छठे, है ना, षष्ठेश या अष्टमेश के रहने से, या और उसमें शनि का योग वो दृष्टि, मतलब द्वादश में अगर मान लीजिए कि द्वादश में अगर चर राशि हो और द्वादश राशि मान लीजिए ये राशि भी, है ना, चर ग्रह, एक तो चर ग्रह रहना और उसमें फिर ये राशि भी मान लीजिए चर ग्रह का हो। मतलब ये ध्यान देना होता है कि अगर विदेश यात्रा के संबंध में कई शास्त्र का मतलब बहुत सारे ज्योतिषियों का विचार ये है कि तृतीय, सप्तम और नवम और द्वादश, है ना, तृतीय, सप्तम, नवम और द्वादश, ये जो है इन चार स्थान में से मतलब से भी विचार करना बतलाया जाता है। मतलब थर्ड हाउस, तृतीयेश, सप्तमेश, नाइन्थ और ट्वेल्थ, ये चार भाव है ना, इनसे भी विचार किया जाता है कि जातक का जो भाग्य उदय होगा कहाँ होगा, देश में होगा विदेश में। अब उसमें विशेषता यह है कि मान लीजिए तृतीय स्थान की यात्रा मान लीजिए ये है तो निकटवर्ती होगा, है ना, और उसी तरह से सप्तम स्थान में उससे कुछ दूर होगा, है ना, और नवम स्थान में उससे भी अधिक दूर होगा भाग्योदय। उसी तरह से मान लीजिए कि द्वादश स्थान से का अगर जन्म कुंडली में द्वादश स्थान का बोध हो रहा है, विचार किया जा रहा है, तो उसमें और ज़्यादा दूर का यात्रा और या फिर डिस्टेंस होगा, है ना। तो इस तरह से अगर हम विचार करें कि ऐसे भी कंडीशन में विचार किया जाता है। तो सप्तम से उससे कुछ दूर और नवम से उससे भी कुछ दूर, है ना, और द्वादश में और दूर, है ना, ऐसा मतलब विचार किया जाता है। अब मान लीजिए कि सप्तम स्थान से ये भी ध्यान देना होता है कि बिजनेस मतलब सेवेंथ भाव से बिजनेस का भी विचार किया जाता है। और अगर इसी तरह से मान लीजिए कि सप्तम स्थान को अगर देखा जाए तो कुछ लोग यात्रा करके भी इधर उधर घूम करके भी बिजनेस भी कर सकते हैं। तो नवम स्थान धर्म स्थान होता है, तो मान लीजिए नाइन्थ भाव से रिलेटेड अगर इस तरह का विचार होता है चर स्थिर द्वय स्वभाव में, तो हो सकता है वो धार्मिक कार्य के लिए भी इधर उधर मीन्स भ्रमण करे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इन सभी का अपना एक विशेष रूप से कुछ ना कुछ टर्म्स कंडीशन होता है। सिमिलरली लग्नेश जिस स्थान में है और उस स्थान से द्वादश भाव मतलब जैसे ये है और ये दूसरा द्वादश भाव का स्थान का मतलब जो स्वामी है, यदि लग्नेश का शत्रु है, मतलब इस लग्न मंगल और शुक्र, जैसे शुक्र का मान लीजिए ये कोई यहाँ जो बैठा हुआ शत्रु है, या फिर द्वादश में कोई नीच का है या मजबूत नहीं है, दुर्बल है,
तब जातक क्या करेगा, तो वो विदेश में ही भ्रमण करेगा, है ना। तो एक ये भी है कि इस तरह का भी विचार होता है। उसी तरह से यदि हम बात करें कि मान लीजिए कि इतना सारा योग होने के बाद में व्यय स्थान पर अगर मान लीजिए कि मित्र ग्रह या शुक्र की दृष्टि पड़े, है ना, तो क्या होगा कि जातक विदेश में निवास ही कर लेगा, मतलब परमानेंटली वो रह जाएगा, है ना। इस तरह का भी विचार किया जाता है। तो ऐसे समझ लीजिए कि लग्नेश जिस स्थान में है, जैसे मंगल शुक्र बुध यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए इस कुंडली में लग्नेश शुक्र यहाँ बैठा है, तो जिस स्थान में बैठा है तो उस स्थान से द्वादश भाव, मतलब इसका अगर द्वादश भाव देखेंगे तो ये होगा, है ना। तो द्वादश भाव है नाइन्थ, है ना, तो नाइन्थ हो गया ये द्वादश भाव। अब इसका स्वामी यदि लग्न से केंद्र में या त्रिकोण में हो, अब इसका स्वामी कौन होगा, बृहस्पति। तो बृहस्पति कहाँ है, तो लग्न से केंद्र ये 4 घर होगा, त्रिकोण ये 5वां, ये 9वां होगा। तो मान लीजिए यहाँ भी क्या है, तो ये त्रिकोण में है, और अपने घर में मान लीजिए कि ये अपने घर में है, बृहस्पति जैसे मान लीजिए अपने घर में हो, या फिर कोई मित्र के घर में हो, है ना, या फिर उच्च हो, या मान लीजिए कोई शुभ ग्रह से घिरा है, तो शुभ ग्रह से तो ठीक है यहाँ पर शुभ ग्रह। और लेकिन ये इस घर में भी अगर होता है शुभ ग्रह, तो वो योग उपयुक्त होगा। और शुभ ग्रह हो तो जातक किसी माने कोई अच्छा सा मीन्स रमणीक स्थान में वास करने लायक होता है, मतलब ऐसा विचार किया जाता है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि लग्नेश जिस स्थान में है, जैसे ये लग्नेश है ना, जिस स्थान में है, तो अब जिस स्थान में है उस स्थान से द्वादश स्थान पर यदि बृहस्पति या चंद्रमा या शुक्र की दृष्टि पड़ती है ना, तो भी जातक को किसी सुंदर स्थान में रहने का विचार किया जाता है। तो ऐसा है कि अब हम ओवरऑल डिस्कस ये कर रहे हैं कि भाग्य का उदय का स्थान कहाँ होगा, भाग्य का उदय का स्थान कहाँ होगा ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं इस विचार में। तो मान लीजिए वो कहाँ होगा, देश में होगा कि विदेश में होगा, है ना। तो हम इस एक कुंडली बना लिए, है ना, इसमें ये दिखा दिए कि शुक्र चंद्र बुध ये 4 ग्रह होता है, अन्य ग्रह स्थिर होता है ना, इसके अलावा जो भी होता है वो अस्थिर होता है। चलिए जी, इतना समझ गए। उसके बाद राशि की भी बात कर लिए। मान लीजिए लग्न अगर चंद्र राशि में है, लग्न अगर चर है, और लग्नेश चर राशि में होकर चर ग्रह से दृष्ट है। मान लीजिए कि लग्नेश भी चर राशि में भी है, प्लस क्या है, चर से दृष्ट भी है ना। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, जातक विदेश में ही रहेगा, विदेश यात्रा करेगा, विदेश में जाकर घर बनाएगा, ऐसा विचार किया जाता है। इसी तरह से यदि जातक का चर वाला कहानी हो गया तब तो विदेश में होगा। इसी तरह प्रकार, लेकिन अगर मान लीजिए अस्थिर की बात हो कि लग्न भी अस्थिर है, लग्नेश भी अस्थिर में बैठा है, और उस लग्नेश पर फिर दृष्टि भी है अस्थिर का, तो क्या होगा, वो जातक देश में ही अपने जहाँ जन्म स्थान है उसका वहाँ पर कुछ कारोबार करेगा। तो एक तो ये विचार भी इम्पोर्टेंट था। तो एकादशी का भी विचार कर ले कि मान लीजिए एकादश इसका स्वामी कौन होगा भाई, यहाँ पर होगा मान लीजिए बृहस्पति, है ना। तो इसी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब ये मतलब ये भी देखना होता है कि एकादशेश मान लीजिए कि एकादशेश जिस राशि में है वो या फिर एकादशस्थ राशि का जो दिशा है उसी दिशा में भी होगा। तो एक तो देश और विदेश का भी हम विचार कर लिए। अब एकादशेश के राशि से और एकादशस्थ जो है, मतलब एकादशेश ऐसे इसका स्वामी, है ना, और एकादशस्थ राशि की जो दिशा है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बैठा होता, एकादश में जो बैठा हुआ है उस ग्रह की जो दिशा है उसी दिशा में प्रायः जातक का भाग्योन्नति होता है। अब ऐसा हम लोग समझ चुके हैं। द्वादश में क्या हुआ कि द्वादशेश से रिलेटेड हम ये बात कर रहे हैं कि मान लीजिए द्वादशेश पाप युक्त होने से और व्यय स्थान में पाप ग्रह का योग या दृष्टि रहने से, मतलब समझ गए कि मान लीजिए यहाँ पर पाप ग्रह है तो पाप ग्रह युक्त है,
है ना, द्वादशेश, द्वादश भाव का स्वामी मान लीजिए यहीं बैठा है, तो ठीक है, एक तो ये हो गया। अब पाप ग्रह से युक्त है, मान लीजिए इसके साथ कोई बैठा है, अगर ऐसा है कि द्वादशेश, द्वादश भाव का जो स्वामी है जहाँ कहीं भी बैठा हो वो पाप ग्रह के साथ बैठा हो, लेकिन यहाँ पर तो मंगल है, अकेले है, कोई बात नहीं। तो अब बोलता है कि अगर द्वादशेश पाप युक्त है ना, पाप ग्रह से युक्त है, और मान लीजिए कि व्यय स्थान में पाप ग्रह का योग या दृष्टि देखने से जातक देशाटन करता है, तो मान लीजिए ये व्यय स्थान में पाप ग्रह का योग बन रहा है ना, तो ऐसा भी कंडीशन है। या इस पर दृष्टि की बात करें तो ऐसा कोई दृष्टि नहीं है, लेकिन फिर भी एक भी कंडीशन मिल रहा है। उसी तरह से व्यय स्थान का स्वामी और शनि द्वारा, मतलब दूर अगर कोई जा रहा है ना, है ना, दूर का भ्रमण अगर कर देखना हो, दूर का भ्रमण, दूर भ्रमण में क्या होता है, तो 10th 12th हाउस का जो स्वामी है प्लस शनि, इसी का विचार किया जाता है। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कुछ और भी एडिशनल जानकारी हम दे पाएँ इसके वजह से। धन्यवाद। Please subscribe.